नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फ़ा आईएएस में स्वागत है। आइए हम लोग करते हैं जेपीएससी पेपर 3 का। और अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर 3 में ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पना है वो देख रहे हैं। वायव राशि और निहारिका परिकल्पना हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे ग्रहाणु परिकल्पना। तो प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रहाणु परिकल्पना की व्याख्या करें। ठीक, तो ग्रहाणु जो परिकल्पना है ये चेम्बरलिन महोदय द्वारा दिया गया था 1905 में। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। एक जो था सूर्य था और ये जो था उसका साथी तारा था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, और जो सूर्य जो था एक क्या था, एक ठंडा चक्राकार आकाशीय पिंड हुआ करता था। जब विशालकाय तारा जो था ये धीरे धीरे आगे इधर बढ़ा तो इसका जो धूलकण था, धूलकण को ग्रहाणु कहलाता है, धूलकण था, तो इसका ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ, साथी तारे की ओर खिंचा गए। उसके बाद क्या हुआ, ये साथी तारा था सो कहीं और चला गया और जो ज्वारीय बल के कारण जो खिंचाए थे इधर से सूर्य की तरफ से, वो सब सूर्य के गोल गोल चक्कर काटने लगे और ये 9 भागों में बट गए। और 9 भागों में बटने के बाद क्या होता है, ग्रह का निर्माण होता है। जो शेष बच गया सूर्य, बाकी 9 ग्रहों का निर्माण होता है और इसी तरह पृथ्वी का भी निर्माण होता है। ये चेम्बरलिन महोदय द्वारा बताया गया। और इसके अतिरिक्त चेम्बरलिन महोदय द्वारा बताया कि महासागर का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये सब भी अपना ग्रहाणु परिकल्पना में बताए हैं। आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मांड में बिखरे हुए धूलकण को ग्रहाणु कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ग्रहाणु परिकल्पना की व्याख्या 1905 में चेम्बरलिन के द्वारा की गई थी। चेम्बरलिन ने इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया बल्कि पृथ्वी की बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति तथा महाद्वीप और महासागरों की रचना के बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला। इन्होंने बताया कि कैसे महासागर बना, कैसे पृथ्वी, कैसे महाद्वीप, वायुमंडल कैसे बना हुआ, क्या बनावट है, इन्होंने सब बताया। चेम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूर्य था और दूसरा उसका साथी विशाल तारा। प्रारंभ में सूर्य एक ठोस कणों से निर्मित एक ठंड चक्राकार आकाशीय पिंड हुआ करता था। ठीक है, जब विशालकाय साथी तारे की ओर क्या हुआ, जब विशालकाय साथी तारा जो है वो सूर्य की ओर हल्का सा बढ़ा तो उसका जितना धूलकण था सूर्य का, ग्रहाणु जो थे इसमें खिंचा गए, विशालकाय तारे की तरफ खिंचा गए। और इन ग्रहाणुओं का मुख्य कारण साथी तारे का ज्वारीय बल बताया गया है कि ज्वारीय बल की वजह से सब साथी तारे की ओर खिंचा गए। ठीक है, एक ग्रहाणु सूर्य की परिक्रमा करने लगे और क्या हुआ, जब सूर्य की ओर खिंचा गए तो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। सूर्य है और ग्रहाणु जो खिंचा गए धूलकण ये परिक्रमा करने लगे और ये 9 भाग में ही बढ़ जाते हैं और ये ग्रह का निर्माण करते हैं। एक ग्रहाणु सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन ग्रहाणुओं में 9 केंद्रों का विकास हुआ और ये ग्रहाणुओं में 9 केंद्रों का विकास हो गया और ये टूट जाते हैं और चारों तरफ फैलते हैं और 9 ग्रह का निर्माण होता है। इन केंद्रों के चारों ओर धूल कण का जमाव होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये 9 केंद्र ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, अलग अलग टूट जाते हैं तो 9 केंद्र हो जाते हैं। इसी क्रम में पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के बाद 3 मुख्य घटनाएं घटित हुई। चेम्बरलिन महोदय बोलते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो जाता है तो 3 मुख्य घटनाएं घटित होती है। पहला वायुमंडल का संगठन, दूसरा पृथ्वी की उष्मा की उत्पत्ति, पृथ्वी में उष्मा की उत्पत्ति, और तीसरा जो है महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, अल्फा आईएएस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं।
चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी आरंभ में ग्रहाणुओं के समूहन से बना एक ठंडा पिंड था। चेम्बरलिन बोलते हैं जो पृथ्वी आरंभ में ग्रहाणुओं के समूहन से, यानी समूह इकट्ठा हो जाने से, समूहन से बना एक ठंडा पिंड था। जब ग्रहाणु जब ग्रहाणु पृथ्वी के केंद्र पर इकट्ठा हो रहे थे तो इनमें आपस में टक्कर हुई। जब इकट्ठा हो रहे थे इसमें क्या हुआ, आपस में टक्कर हुई, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हुई और पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब बढ़ने से पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा बढ़ गई। जब उसमें आंतरिक भाग में दाब बढ़ा तो उसके पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो ऊष्मा है वो बढ़ गई और फिर तरल अवस्था में बदल गई। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में क्या हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के बढ़ने से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के बढ़ने से धरातल पर ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई। ठीक, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप कई गैस और जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ। जब ज्वालामुखी क्रिया जब घटित हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, गैस और जलवाष्प का उत्सर्जन होता ही है, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के जलवाष्प के संघनन से वर्षा हुई और वायुमंडल के जब जलवाष्प हुआ तो उसका संघनन होने से वायुमंडल में संघनन जब बादल बना तो वर्षा हुआ और वर्षा के जल धारातल के गड्ढों में एकत्रित हो गए। जब वर्षा जब हुआ, जो जल हुआ वो क्या हुआ, जो जितना गड्ढा बना था उसमें एकत्रित हो गए और परिणाम स्वरूप झीलों की उत्पत्ति हुई। कालांतर में क्या हुआ, एक झील जो है अपक्षय की क्रिया के कारण झील आपस में मिल गए और महासागर का रूप धारण किए। बोल रहे हैं जो गड्ढा में जो बारिश हुआ, गड्ढा भर गया तो गड्ढा से झील बन गया और झील जब आपस में अपक्षय क्रिया से जब एक दूसरे से मिल गए तो महासागर का रूप धारण कर लिए। इस प्रकार धरातल पर महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये चेम्बरलिन महोदय का कहना है। ये आपका फिगर हो गया, छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, आरंभ का ठंडा सूर्य इस तरह था और एक विशाल का और ये ज्वारीय बल था अपना इधर जो, ठीक है, साथी तारा और सूर्य जब ये घुसा तो ज्वारीय बल की वजह से खींच लिया। ये आपका ग्रहण हो गया धूलकण। अभी जो 9 भागों में बट गए, जब बिखरे तो सूर्य के चक्कर लगाने लगे थे और लोगों पर बना। हालांकि चेम्बरलिन ने अपने ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, इसकी संरचना और वायुमंडल, महासागर एवं महाद्वीप के निर्माण के संदर्भ में कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किए। तो कहना है कि चेम्बरलिन जो हैं ग्रहाणु परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, इनकी संरचना, वायुमंडल, महासागर एवं महाद्वीप के निर्माण कैसे हुआ, इसके संदर्भ में जो समस्या था उसको सुलझाने का ये बहुत प्रयास किए। लेकिन यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूपेण हल करने में असमर्थ रहा। ठीक है, चेम्बरलिन की जो विचारधारा है वो किसी भी समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान नहीं कर पाए। जैसे ग्रहाणु के समूह की क्रिया किन परिस्थिति में प्रारंभ हुई, ठीक है, और इनमें 9 ग्रह ही क्यों बने। क्या कहना है कि जैसे में ग्रहाणु की समूह की क्रिया किन परिस्थिति में, ग्रहाणु किस परिस्थिति में प्रारंभ हुआ और इसमें 9 ग्रह ही क्यों उत्पन्न हुए और ग्रह क्यों नहीं बने। चेम्बरलिन ने यह स्पष्ट नहीं किया।
इस विचारधारा के अनुसार सभी ग्रह आरंभ में ठोस अवस्था में थे, जो कि कल्पना मात्र है। एक अन्य बात कि वायुमंडल की संरचना के विषय में यह कल्पना गलत धारणा प्रस्तुत करती है। जो यह कल्पना है, ग्रहाणु कल्पना, ये गलत धारणा प्रस्तुत करती है। ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार सभी ग्रह आरंभ में ठोस अवस्था में थे, जो कि कल्पना मात्र है। एक अन्य बात कि वायुमंडल की संरचना, किसके, वायुमंडल की संरचना के विषय में यह कल्पना गलत धारणा प्रस्तुत करती है। ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस परिकल्पना का मूल आधार ही प्रभावित होता है, अतः इस परिकल्पना को वर्तमान में मान्यता नहीं दी गई है। जो ग्रहाणु परिकल्पना है, इसे वर्तमान में मान्यता नहीं दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में बिग बैंग और लॉज कुलर सब जो आ गया है, इसकी वजह से मान्यता इसको नहीं दिया गया है, प्रभावहीन हो गया। अगर और यहाँ पे एक और देख सकते हैं, एक और फिगर बना हुआ है। दाब बढ़ा, ताप में वृद्धि हुआ, तरल रूप में था, पहले तरल रूप में ताप बढ़ने से निर्माण हुआ। पहले आपका पृथ्वी सूर्य था और इस तरह 9 ग्रह थे, उसमें से एक पृथ्वी था। अभी पृथ्वी हो गया, अभी इसमें दाब और ताप में वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, तरल रूप में हो गया। और इसमें प्रेशर बढ़ने से गड्ढा उड्ढा हो गया था। गड्ढा होने से क्या हुआ, इस तरह बना वायुमंडल, जलवाष्प और पृथ्वी। इसमें वायुमंडल है, इसमें पृथ्वी जलवाष्प सब है। उसके बाद एक फिगर बना दीजिएगा, इस तरह बन गया, महाद्वीप भी बन गया, पृथ्वी भी है और महासागर भी है। ये फिगर को बना दीजिएगा, देख लीजिए। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।